Jai Hind everyone. So welcome back to Awakening Classes. So we are meeting after a long time. जिसके बीच आपके बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आए कि सर क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं। कई बार कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी परेशानियां काइंड ऑफ चलता रहता है सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया। बट आज से मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखूँगा। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट आपकी डेट आ चुकी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, पटवारी का भी आपका एग्ज़ाम है। तो आप जो मैं सेशंस लूँगा वो कम्प्लीटली रिवीजन सेशन है, बहुत हेल्पफुल सेशन है। इस टाइम पे आपको अपनी नोटबुक से रिवाइज करनी चाहिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो टाइम आपका मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नियर अबाउट 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। टाइम जितना भी लग जाए पेशेंस रखना और अच्छे से पढ़ते चलना। ठीक है, इस बार कोई पेन नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं, जो बोलूँगा जस्ट सुन लो एग्जाम से पहले। देखो पहला क्वेश्चन आपका कहता है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करें गुजरात में लोकेटेड है, कौन सी रिवर में हमें बताना है। ठीक है, ये मॉक के क्वेश्चंस हैं। आपको आपने ये क्वेश्चन पहले भी करे होंगे, बट आप फिर समझ लो, एक्सप्लेनेशन तो मिलेगी आपको। तापी रिवर पे है, नर्मदा पे है, यमुना पे है, गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, उस पे हमारा सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? नर्मदा। तो नर्मदा रिवर में हमारा क्या है? सरदार सरोवर डैम। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ये सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बट नर्मदा रिवर में एक और डैम है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर पे है, तो वो भी नर्मदा पे है, बट वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ गई, सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा में है, इंदिरा सागर डैम भी नर्मदा में है। सरदार सरोवर ठीक है, का सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू भी है ना गुजरात में, तो वहां से याद कर लो कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? गुजरात में, नर्मदा पे। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में, नर्मदा में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने बोला था रिवर्स लेक्स के बाद डैम्स पढ़ाऊंगा, बट डैम्स नहीं पढ़ाए थे, अभी रिवाइज करवा देता हूँ। जो डैम्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सभी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया का हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम तो आप सबको पता है कौन सा डैम है? टिहरी डैम। टिहरी डैम। ठीक है, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि हाईएस्ट कौन सा, पूछ भी सकता है। टिहरी डैम पूछेगा कौन सी रिवर पे है, तो भागीरथी पे। भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। सर हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। और भागीरथी पे ही टिहरी डैम है। कहाँ पर है? यूके पे, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट डैम अगर पूछ रहे सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो हीराकुड डैम। कहाँ पर है? हीराकुड डैम। हीराकुड डैम कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। कौन सी रिवर पे है? महानदी पे। कौन सी रिवर पे है? महानदी पे। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में। एक और पूछता है डैम के रिलेटेड कि ओल्डेस्ट डैम, सबसे पुराना डैम कौन सा है? ओल्डेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका नाम है कलनाई डैम। कौन सा नाम? कलनाई डैम। ठीक है, कलनाई डैम, इसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। एनीकट, ग्रैंड एनीकट या कलनाई डैम जो है ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का। कहाँ पर है? तमिलनाडु पे, कावेरी रिवर पे। कौन सी रिवर पे है? कावेरी रिवर पे। ठीक है, ध्यान से एक चीज़ याद रखना, कावेरी रिवर पे एक और डैम है मैतूर डैम, वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक, यहीं पर है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु पे। ये पूछता है मैतूर डैम, मैतूर डैम भी पूछता है। मैतूर डैम ये भी कौन सी रिवर पे है? कावेरी पे। और कहाँ पर है? तमिलनाडु पे, ये याद रखना है। और एक और है तमिलनाडु पे, भवानी सागर डैम। कौन सा है? भवानी सागर। तो कौन सी रिवर है? भवानी रिवर ही है, तो इधर से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये ना भी याद है चलेगा। मैतूर डैम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कावेरी रिवर पे है तमिलनाडु में। और ओल्डेस्ट जो है कलनाई वाला डैम, वो तो आप बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद रिहांद डैम। रिहांद डैम जो है इंपॉर्टेंट है। रिहांद डैम यूपी, जो यूपी एमपी के बॉर्डर में वहाँ पर है रिहांद डैम। और कौन सी रिवर पे है? रिहांद रिवर पे ही है। कौन सी रिवर पे है? रिहांद रिवर पे। ठीक है, उसके बाद मैथॉन डैम जो है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मैथॉन डैम जो है ये कहाँ पर है? मैथॉन डैम, मैथॉन डैम जो है हमारा, ये कौन सी रिवर पे है और कहाँ पर है? एक तो झारखंड स्टेट याद रखोगे, स्टेट इज झारखंड, झारखंड स्टेट में है। और बराकर जो आपकी रिवर है उस पे है। कौन सी रिवर पे है? बराकर रिवर पे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम बहुत बार पूछा गया है, कौन सी स्टेट में है? तेलंगाना में। और कृष्णा रिवर पर। कौन सी स्टेट में है? तेलंगाना में है। और कौन सी जगह पे है? कृष्णा रिवर में। कृष्णा रिवर। देखो एक हफ्ते के बाद मैं, मुझे लग रहा है 10 दिन के बाद लिख रहा हूँ, और इसमें मुझे लिखने भी नहीं हो रहा है डिजिटल बोर्ड में अच्छे से। ठीक है, तो सॉरी डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये हमारा पेन टैब है। डिजिटल बोर्ड में हम बहुत जल्दी स्विच करेंगे। तो आपका जो नागार्जुना सागर डैम है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में है और कृष्णा रिवर पे, ये आपको याद रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, डैट इज बाखरा नंगल डैम। ठीक है, बाखरा नंगल डैम। आपने मुझे ये बताना है बाखरा नंगल डैम जो है
इसके कुछ फीचर्स बताने हैं मुझे, क्या है ये, बड़ा है, लार्जेस्ट है, कुछ ऐसा फीचर ये बताना है। ये कौन सी रिवर में है पूछा जाता है, सतलज पे है। कौन सी रिवर में है, सतलज में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये लाई करता है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में ही ये पड़ता है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम, जो तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। कौन कौन सा बताया, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लो ध्यान से। हाईएस्ट डैम टिहरी पड़ा उत्तराखंड में भागीरथी पे, लॉन्गेस्ट पड़ा हीराकुड उड़ीसा में महानदी पे, ओल्डेस्ट पड़ा कलनाई जो ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं तमिलनाडु पे, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे हमने कावेरी रिवर पे हमने मैतूर डैम भी पढ़ा, ठीक है, ये भी तमिलनाडु। भवानी सागर भवानी रिवर में, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सरदार सरोवर इंद्र सागर ये दोनों किसमें, नर्मदा में। सरदार सरोवर गुजरात में, इंद्र सागर मध्य प्रदेश। बाखरा नंगर में सतलुज में बता दिया, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर में पड़ता है। नागार्जुना सागर तेलंगाना में बता दिया था। मैथून डैम बराकर रिवर में था, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। रिहांद कहाँ पर बताया था मैंने, यूपी में पड़ता है, यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ही आ जाता है, रिहांद रिवर पे ये, ठीक है। और तुंगभद्रा जो है, एक तुंगभद्रा डैम भी है कर्नाटका में, वो तुंगभद्रा रिवर में ही है, तो ये याद कर लोगे आप, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक किशन सागर है यार, ये भी पूछता है, किशन सागर ये भी कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका के भी दो देख लो, एक तो तुंगभद्रा आपने याद कर लिया कर्नाटका में, तुंगभद्रा रिवर में, और किशन सागर भी कर्नाटका में, बट कौन सी रिवर में है, ये कावेरी रिवर में। कौन सी रिवर में है, कावेरी। तो कर्नाटका में है, कर्नाटका से कावेरी, किशन सागर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपको डैम्स पढ़ाऊंगा, बट मैं लेक्चर नहीं ले पाया, तो मैंने सोचा साथ साथ आज आपको कवर करवा देते हैं। हु वॉन द स्वर्जिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल फॉर द ईयर 2023। देखो अल्फ्रेड नोबल प्राइज जो दिए जाते हैं, नोबल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो 2023 का किसको दिया गया है ये अवार्ड, क्लॉडिया गोल्डीन, नरगिस मोहम्मदी, अमृता सेन को दिया गया है, या एनी अर्नॉक्स को दिया गया। किसको दिया गया, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, किसको दिया गया, इकोनॉमिक्स की फील्ड में क्लॉडिया गोल्डीन को दिया गया, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी भी पूछ सकता है एग्जाम में, मैंने करंट अफेयर्स वाले लेक्चर लाए हुए हैं 6 मंथ, वो देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। तो नरगिस मोहम्मदी जो हैं उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला ना इस बार का, नोबल पीस प्राइज़। इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वो अफगानिस्तान और ईरान में उन्होंने काम किया, कि कहाँ पर काम किया, ऐसा था। तो पीस प्राइज़ जो है नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अमर्त्य सेन जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में प्राइज़ मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था आज से कुछ साल पहले, तो ये भी आप याद कर सकते हो। एनी अर्नॉक्स कौन है, इनको 2022 का, 23 का नहीं बोल रहा, 2022 का नोबल प्राइज़ मिला है, जो लिटरेचर वाली कैटेगरी में मिलता है ना, जिसमें आप पोइट्री वोइट्री आ जाता है, तो उसमें एनी अर्नॉक्स को मिला था, बट 2022 वाला। 2023 का अगर पूछे नोबल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला है, 2023 का मिला है जॉन फॉसी को। किसको मिला है, जॉन फॉसी को, तो ये याद कर लेना, ठीक है। क्लॉडिया गोल्डीन इकोनॉमिक्स 2023, नरगिस मोहम्मदी पीस 2023, और जॉन फॉसी को 2023 का लिटरेचर का अवार्ड मिला। इसको छोड़ के फिजियोलॉजी या मेडिसिन में भी मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है, वो मैंने सब पढ़ाया, वो देख लेना, वहाँ पर 1 से ज़्यादा परसेंट 2-2 3-3 को वो मिला हुआ है, तो वो भी एक बार एग्जाम में जाने से पहले चेक कर लेना। यही चीज़ें होती है करंट अफेयर्स में जो एग्जाम में देख के जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास द लाहौर रेजोल्यूशन। तो मुस्लिम लीग जो है उसने लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो कब पास किया था, हमें ये बताना है। 1906, 1909, 1929 या 1940, ठीक है, खुद भी ट्राई कर सकते हो आप। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कब लाहौर रेजोल्यूशन पास करा था, 1940। क्या था ये लाहौर रेजोल्यूशन, ये एक डिमांड प्रपोज करी गई थी कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम सेपरेट स्टेट हो, इसकी डिमांड की गई थी 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा, इसी को बोला जाता है लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको ड्राफ्ट किसने करा था और इसको प्रेजेंट किसने करा था, ये दो चीज़ें अलग हैं। ड्राफ्ट तैयार किसने किया था और इसको प्रेजेंट रखा किसने था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ड्राफ्ट है ना, इसका तैयार किया था सिकंदर हायत खान ने। किसने तैयार किया था, सिकंदर हायत खान ने। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और इसको प्रेजेंट जो है वो किया था फजलुल हक ने, AK फजलुल हक इनका नाम था, तो फजलुल हक से भी याद कर सकते हो, इन्होंने प्रेजेंट करा था, याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, इन्होंने प्रेजेंट करा था। और ड्राफ्ट हैयत खान, सिकंदर हैयत खान ने इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, किसने बोला था ये, फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसने स्लोगन दिया था, विनोबा भावे ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। किसने ये स्लोगन दिया, ये स्लोगन दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना। अब क्या इतने से आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको और भी बहुत सारे स्लोगन देखने। इंपॉर्टेंट नाम ले लेता हूँ, ये याद कर लेना एग्जाम में। जैसे आपने सुना होगा ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया हुआ है, एग्जाम में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
फिर कंफ्यूज मत हो जाना वहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, भगत सिंह थे, तो कंफ्यूज मत होना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। बिल्कुल याद रखना, ये बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र जी ने कहा था, जब वो वहाँ पर थे रंगून वगैरह से, वहाँ से मूव करके आए थे, तो वहीं से उन्होंने बोला था सुभाष चंद्र जी ने दिल्ली चलो, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का है। उसके बाद दिल्ली चलो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। ये दो तो आप बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है वो किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। सत्यमेव जयते आप पढ़ते हो ना, जो उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया है, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सुना हुआ है ना गाना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। भगत सिंह जी के बारे में पूछे, शहीद भगत सिंह जी ने कौन सा दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया हुआ है? वो दिया हुआ भगत सिंह जी ने, ठीक है। और जो मैं बोलता हूँ आपको जय हिंद एवरीवन, तो जय हिंद भी किसने दिया हुआ है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये नहीं भूल जाना, क्योंकि मैं रोज यूज करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। इतने समझ आ गए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पूछता है यार, जय जवान जय किसान, ये किसने दिया था? जय जवान जय किसान दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। साइमन जब कमीशन आया था तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा चला था, साइमन गो बैक वाला। ये लाला लाजपत राय ने ही दिया था, और इसी प्रोटेस्ट में इनकी डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने दिया था क्या? साइमन गो बैक वाला, ठीक है। दिस इज क्लियर। अगर एग्जाम में पूछता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा दिया है, तो वंदे मातरम। आप सबने पढ़ा हुआ है ना वंदे मातरम, तो एग्जाम में भी आता है वंदे मातरम। जन गण मन पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल भी नाम मत भूलोगे आप, ठीक है। दिस इज क्लियर। और भी बहुत सारे होंगे, बट हमें इंपॉर्टेंट देखने थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने कवर कर लिए। ये तो बिल्कुल ही मत भूलना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अब आप ना सेशन के एंड टाइम पे बोलोगे सर इतना तो आप पढ़ाते हो, फिर बोलते हो ये सब नहीं बोलो। अगर सभी नहीं बोलेंगे तो इतना याद कैसे रखेंगे? देखो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, और ये पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरे सेशंस देखे होंगे, ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और ये चीज़ें एग्जाम्स में आई हुई हैं। फालतू में कुछ नहीं पढ़ाता, जो एग्जाम रेलिवेंट है वही चीज़ें पढ़ाता हूँ। कोई एक बाहर से आने वाले 1 मार्क्स के चक्कर में मैं 20 मार्क्स आपके खराब नहीं करूँगा। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपको पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज नोन एज। सबसे बाहर वाली रेंज जो है हिमालयस की, उसको क्या बोलते हैं? भाई ये क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो मतलब मेरे को भी शर्म आनी चाहिए पढ़ाने में। इतनी बार आपको मैप बना बना के बता दिया। सबसे ऊपर हमारे ट्रांस हिमालयस हैं, जिसमें 3 आ जाते हैं। ट्रांस हिमालयस मतलब जो हिमालयस को क्रॉस करके आते हैं, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। इसमें 3 रेंजेस आ जाती है, काराकोरम, लद्दाख, यस्कर, ठीक है, रट लो, ठीक है। उसके बाद हमारे हिमालय स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हिमालयस के सबसे ऊपर क्या आते हैं? ग्रेट हिमालयस। इन्हीं को इनर बोलते हैं, इनर हिमालय, इन्हीं को हिमाद्री बोलते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयस आते हैं, हिमालय। उसके बाद हमारे मिडिल हिमालय, जहाँ पर हमारी पीर पंजाल रेंज वगैरह आ जाती है, ठीक है, कश्मीर वैली वगैरह। तो ये कौन सा है? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालयस का ही दूसरा नाम है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय कोई अलग चीज़ नहीं है, लेसर हिमालयस इज ऑल्सो नोन एज मिडिल हिमालय। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सबसे बाहर वाले, कौन से? आउटर हिमालय। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स। क्या बोलते हैं? शिवालिक्स, जहाँ पर हमारी वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है, ठीक है। तो अब आपको यही पूछा था कि आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालय की वो कौन सी है? ग्रेट हिमालयस नहीं, इसी का दूसरा नाम हिमाद्री, ये भी नहीं है, हिमाचल भी नहीं है, कौन सी है? शिवालिक। इसी को हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो भाई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। मयूरभंज छाव इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अभी ना थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया हुआ है आपको, कल्चर एंड हाइट, वहाँ पे सारे फोक डांसेस पढ़ाए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह। तो कल्चर वाली प्लेलिस्ट देख लेना, काम बन जाएगा। मयूरभंज छाव जो है फोक डांस कहाँ का है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता था ना कि फोक डांस कहाँ का है, बट आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे तब भी ये क्वेश्चन निकल जाता है। आपने सुना होगा, ये भी याद कर लो, करंट अफेयर रिसेंट ही है, काई चटनी, ठीक है, काई चटनी। काई चटनी बताइए, एक रेड कलर की आंट होती है ना, उसको मार मूर के एक चटनी बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर बनती है ये चटनी? मयूरभंज में, ठीक है। कहाँ पर बनती है? मयूरभंज में। तो इसको मयूरभंज रेड आंट चटनी भी कहते हैं, ठीक है। ये याद कर लो, इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफी का इंडिकेशन टैग। तो कहाँ से बिलोंग करती है? ये उड़ीसा से। तो इसलिए मयूरभंज, अगर रेड आंट का भी नाम सुना होता ना, काई चटनी का, वो मयूरभंज से बिलोंग करते हो। वो उड़ीसा पड़ा होता कि उड़ीसा का जीआई टैग मिला है उसको मयूरभंज जगह में, तो आपको पता होता है मयूरभंज छाव जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। छाव तो बहुत जगह बनाया जाता है, मयूरभंज छाव जो है, मयूरभंज इज अ प्लेस इन उड़ीसा। वहीं की काई चटनी जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ये फैक्ट भी साथ साथ याद कर लें। तो ये फोक डांस तो देख के ही जाना एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो अयोध्या कौन से
रिवर के बैंक में है, देखो अयोध्या न्यूज़ में भी है आजकल, तो पता होना चाहिए आपको, सरस्वती, यमुना, तापी, सरयू। सर हम सबको पता है ये सरयू नदी के किनारे हमारी अयोध्या है, ठीक है, ये हम सबको पता है। अब एक बार अयोध्या पूछ गया कि नेक्स्ट टाइम कोई आगरा नहीं पूछ सकता, वो भी पूछ सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कौन कौन सी रिवर के बैंक में कौन सा, जैसे आगरा ये सबको पता है, आगरा ताजमहल किसके किनारे है, यमुना के किनारे। किसके किनारे है, यमुना के किनारे है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये तो भूलने वाला है ही नहीं है। उसके बाद जैसे बद्रीनाथ पूछ रहे तो अलकनंदा के किनारे में है। बद्रीनाथ किसके किनारे में है, अलकनंदा, उत्तराखंड में ना बद्रीनाथ, अलकनंदा के किनारे में, ठीक है। कोलकाता पूछता है यार, कोलकाता पूछता है, बहुत बार पूछा है। कोलकाता जो है वो किस रिवर के किनारे है, तो हुगली रिवर। किस रिवर के किनारे है, हुगली रिवर, ठीक है, गंगा ही आगे जाके हुगली, वेस्ट बंगाल में, तो कोलकाता उसके किनारे है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार पूछता है, हरिद्वार गंगा के किनारे है उत्तराखंड में, हरिद्वार आप सबको पता है किसके किनारे है, गंगा के किनारे है हमारा हरिद्वार, ये भी आप याद करोगे, ठीक है। और कोटा पूछता है, कोटा फैक्ट्री, कोटा राजस्थान में, आपको पता है कोटा, जो कोटा है वो किसके किनारे है पूछता है, कोटा चंबल रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर के किनारे है, चंबल रिवर के किनारे, ठीक है। कानपुर पूछे तो कानपुर गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, ठीक है, कानपुर गंगा के किनारे। जम्मू पूछे तवी, पता है ना, जम्मू तवी के किनारे है, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे आप। जबलपुर भी पूछता है, वो नर्मदा के किनारे है। श्रीनगर पूछेगा तो झेलम के किनारे। पटना भी गंगा के किनारे है, पटना भी याद करना है गंगा के। सूरत भी पूछता है यार, सूरत पूछता है, सूरत किसके किनारे है, सूरत तापी रिवर के किनारे। किसके किनारे है, तापी रिवर के किनारे, ये आप याद करोगे। और क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है, बस यही है कुछ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे, जैसे ग्वालियर है वो भी चंबल के किनारे है। लखनऊ पूछ लेता है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ जो सिटी है ना वो किसके किनारे है, गोमती नदी के किनारे, ये आप याद रखें। मदुराई भी पूछता है, तमिलनाडु में जो मदुराई है वो वेगाई रिवर के किनारे है। किसके किनारे है, वेगाई, VAIGI, वेगाई रिवर के किनारे, ये भी याद कर लेना। और अमरावती जो है वो किसके किनारे है, कृष्णा रिवर के किनारे। ऐसे तो बहुत सारे हैं यार, और ये बहुत प्रोबेबिलिटी भी नहीं है पूछा जाएगा, बट जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे तवी जो है ये याद कर लेना, जम्मू की, श्रीनगर की, झेलम, ये सब आपको पहले भी पता है, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है। सर आप क्या 30 मार्क खान बन रहे हो, इसमें तो आपने कुछ इतना बताया ही नहीं। चलो देख लेना एक बार, जरूरी नहीं है जो हर बार बताई हो वो एग्जाम में आएगी, बट कई बार पूछी भी जा सकती है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाना, सी पोर्ट का लेक्चर है वहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। उसके बाद एयरपोर्ट ऐसे भी एक लेक्चर है शायद। फिर आपका जो हमारा रेलवे जोन्स हैं, रेलवे करके वो लेक्चर्स है। ये तो मैंने ऐसे करके आपको याद कराया कि इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर, और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। मर्गमगांव पोर्ट गोवा में, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, बिल्कुल पारादीप पोर्ट उड़ीसा में ही है। मंगलूर पोर्ट कर्नाटका में, यहाँ कुद्रेमुखी पहाड़ियों से वहाँ से लेता है सामान, और मंगलूर पोर्ट से ही एक्सपोर्ट होता है। KGF वगैरह देखिए ना। कांडला पोर्ट आंध्र प्रदेश में कहाँ पहुँचा गया, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में, इसी का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, तो यही गलत था। अब आप बोलोगे मैं अभी आपको सारे सी पोर्ट करवाऊंगा, नहीं, आप वो वीडियो देखोगे जिसमें सारे मेजर प्लस माइनर पोर्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर करवाया, उस वीडियो में देख लेना। जो बोल रहा हूँ ना देख लेना, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो देख के जाना, एग्जाम में देख के जाना, ऐसे लाइटली मत लेना मेरे वर्ड्स को, क्योंकि फिर बाद में ना मैसेज आते हैं कि सर बोला था देखा नहीं, ये वो जो बोल रहा हूँ वो एक बार देख के जाना, जस्ट ऊपर से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, तो क्लाइमेट एंड वेदर पे मैंने एक लेक्चर लाया था जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था, ये इंडिया है, यहाँ पर ये आपका समुंदर है, ठीक है, ये सब पता है ना, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ से जो है, यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ से क्रॉस करती हैं, ये साउथ वेस्ट मानसून बनता है, यहाँ से पानी उठाता है अरेबियन सी में, और कहाँ पे हमारे केरला वगैरह, यही आगे जाके इधर जो है नॉर्थ ईस्ट वाले में बारिशें होती हैं। ये सारा हमारे इंडिया में बारिशें होती हैं साउथ वेस्टर्न मानसून, किससे, साउथ वेस्टर्न मानसून, केरला हो गया, असम हो गया, दिल्ली, ये घूम फिर के साउथ वेस्टर्न मानसून से इसमें बारिशें होती हैं, जो जून जुलाई में आपका आता है, जो अभी टाइम चल रहा है, अगस्त का टाइम भी, ठीक है। बट जब नवंबर दिसंबर का टाइम होता है ना, तो ये मानसून नहीं होता है, इधर से नॉर्थ ईस्टर्न विंड आती हैं, तो यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है, और ये तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है, करमंडल कोस्ट, तमिलनाडु रीजन में बारिशें करवाती हैं। तो यही पूछा कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से बारिशें कहाँ पर होती हैं, तमिलनाडु में होती हैं, ये पॉइंट याद रखना। बाकी मैक्सिमम साउथ वेस्ट मानसून, जिसको हम मानसून कहते हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं उसको, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है विंड की साउथ वेस्ट, देखो ये साउथ से आ रही है और वेस्ट तरफ से आ रही है, इसलिए इसका नाम है साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ से आ रही है और ईस्ट तरफ से, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। तो तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है,
बट बाकी ओवरऑल इंडिया में देखें तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। क्लाइमेट वेदर वाली वीडियो में ये पढ़ाया हुआ है। बट यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई जो मुझे आपको बतानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिजिकल डिविजन्स आपकी है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन, वहाँ पर ये पूछा जाता है कि इनके जो कोस्ट है उनके नाम बताओ। ठीक है, जैसे कि मैं इंडिया का थोड़ा आपको मैप यहाँ पर बना के बता देता हूँ यार। जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या बन गया, रुक जाओ, अच्छे से मैप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो क्या ही बनेगा मेरे से, ड्राइंग स्किल्स मेरी बहुत वीक हैं, बट फिर भी आई ट्राई कुछ बन जाए। हाँ देखो, ये जो हमारा गुजरात वाला कच्छ वाला एरिया है ना, ठीक है, यहाँ पर ये काठियावाड़ रीजन है। ठीक है, इसका नाम है काठियावाड़ रीजन। ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट भी कहते हैं। उसके नीचे ये वाला कोस्टल एरिया जो है ना, इसका नाम है कोंकण कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट। ये जो नीचे वाला है ना केरला वाला, इसका नाम है मालाबर कोस्ट। क्या नाम है, मालाबर कोस्ट। ये अभी ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये केप कैमरीन आ जाता है यहाँ पर। ये नीचे वाला जो कोस्ट है तमिलनाडु वाला, ये है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला रीजन जो आ जाता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार, जो आंध्र प्रदेश वगैरह वाला रीजन आपका आ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो उड़ीसा का थोड़ा रीजन और थोड़ा वेस्ट बंगाल, इसको बोलते हैं उत्कल प्लेन्स। क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन। ठीक है, अब आपको ना, जैसे इस बार मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिशें होती हैं। मैं भी आपको एग्जाम में तमिलनाडु ना दे, आपको बोले काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, करमंडल कोस्ट, इनमें से किस में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से बारिशें होती हैं, तो भाई इधर नहीं होती हैं, करमंडल कोस्ट में होती हैं। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब नहीं आप बोलोगे, अब एग्जाम में गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0 कर दिया हमने। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। द फर्स्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी आई थी, वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। तो कौन से 5 ईयर प्लान का वो पार्ट था। आपको पता है पहले 5 ईयर प्लान आते थे, फिर बाद में हमने उसको 2014 में नीति आयोग ले आए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऐसा करके उसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिकली जो है हमें बताना है कि जो नेशनल फैमिली प्लानिंग है, पॉलिसी है, वो कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी। वो बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही आई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी का दूसरा नाम हैरर डोमर मॉडल है। ठीक है, 1951 से लेकर 56 तक ये चला था। सेकंड 5 ईयर प्लान का दूसरा नाम है महालोनोबिस, जिनके नाम पे स्टैटिस्टिक्स डे भी बनाते हैं, महालोनोबिस मॉडल भी कहते हैं इनको। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल आया था महालोनोबिस मॉडल, ये कब चला था, ये प्लान चला 1956 से लेकर 61 तक। फिर 61 से 65 तक जो है थर्ड 5 ईयर प्लान चला था। उसके बाद पूछता प्लान हॉलीडेज आई थी। तो हाँ, उसके बाद 3 साल कोई प्लान नहीं आया था। मतलब 65 के बाद 66 में, 67 में और 68 में कोई प्लान नहीं आया था। मतलब थर्ड 5 ईयर के प्लान के बाद कोई प्लान नहीं आया था। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में आया था। 1969 से लेकर 74 में आया था। इस तरह से हमारे 5 ईयर प्लान जो है चलते आ रहे थे। 5 ईयर प्लान मैंने ऑलरेडी भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो आप देख लेना, आपको कवर हो जाएगा। नहीं भी देखना, वो वीडियो कहाँ ढूंढोगे, गूगल में सर्च करना 5 ईयर प्लान, इमेजेस में जाना, कोई ना कोई 5 ईयर प्लान का इंपॉर्टेंट जो आपका है कंसेप्ट मिल जाएगा कि इसमें क्या जिस्ट है, वो देख लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि आप उसको हैंडल कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट फिगर रिगार्डिंग द सेक्स रेशियो एज प्लस 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो क्या थी, कहीं जगह पे 943 940 चलता है। यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, 943। तो 943 हमारा सेक्स रेशियो था इंडिया का 2011 के सेंसस के मुताबिक। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। बस जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 होता है, कई जगह पे नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स भी हो सकता है। बट इंडिया में आपको पता है फीमेल का नंबर कम है, इसलिए नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स में हम सेक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यार लेक्चर, अभी 10-12-15 दिन पहले की है डेमोग्राफी वाली एक वीडियो, वो भी देख लोगे तो आपका डेमोग्राफी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। डेमोग्राफी प्लस सेंसस दोनों कवर हो जाएंगे। एंड द 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। किसको ब्राउन पेपर कहते हैं, जूट को बोलते हैं, कॉटन को बोलते हैं, टी को बोलते हैं, रबर को बोलते हैं। ब्राउन कॉटन किसको बोलते हैं, ब्राउन पेपर सॉरी किसको बोलते हैं हमें बताना है। तो जूट को हम बोलते हैं ब्राउन पेपर। तो आपका ये जो क्रॉप्स वाला टॉपिक है ना, इसमें ये वाली कैश क्रॉप्स भी आ जाते हैं, जूट भी उसका पार्ट है फाइबर्स वाला। तो जूट को बोलते हैं बेसिकली ब्राउन पेपर। ठीक है, अब इसमें से क्या और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे तो मैंने आपको क्रॉप्स वगैरह पढ़ाई हुई है, कहाँ पर किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है कम होती है, ये सब हमने किया हुआ है। बट रेवोल्यूशन में कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता है, ये फूड ग्रेन व्हीट राइस वगैरह फूड ग्रेन के साथ एसोसिएटेड थी। ठीक है, फिश के प्रोडक्शन के साथ ब्लू रेवोल्यूशन आपके एसोसिएटेड है, लेदर कॉफी के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन आपके एसोसिएटेड है। अब फाइबर वाली पूछता है यार, एक तो पूछता है गोल्डन फाइबर, ध्यान से सुनो, एक पूछता है सिल्वर फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन नहीं बोल रहा हूँ, गोल्डन फाइबर धागे की बात हो रही है, सिल्वर नहीं बोल रहा हूँ, सिल्वर फाइबर धागे की बात हो रही है। तो गोल्डन फाइबर जब बोलूँगा तो उसका मतलब है कि जूट प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। सिल्वर फाइबर जो है कॉटन। जब भी मैं किसी चीज़ में बार बार इम्फेसाइज करता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि
ऐसे ही चल रहा है, इसका मतलब ये होता है वहाँ पर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकती है, तभी मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। तो इसी तरह गोल्डन फाइबर आपने याद रखना है किसके साथ एसोसिएटेड है, जूट के साथ। अगर सिर्फ पूछे गोल्डन, तो गोल्डन जो सिर्फ गोल्डन रेवोल्यूशन है वो हनी, फ्रूट्स या हॉर्टिकल्चर वगैरह की रेवोल्यूशन को गोल्डन। जैसे सिल्वर सिर्फ पूछे तो वो एग रेवोल्यूशन थी, सिल्वर वाली एग। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क रेवोल्यूशन थी। येलो जो रेवोल्यूशन थी वो ऑयल सीड के साथ एसोसिएटेड थी। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के साथ एसोसिएटेड थी, तो इंपॉर्टेंट है। रेड रेवोल्यूशन जो है मीट और टोमेटो के साथ एसोसिएटेड थी। पिंक वाली मीट और पोल्ट्री। और ग्रे रेवोल्यूशन भी पूछता है फर्टिलाइजर के साथ एसोसिएटेड। तो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिए। सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, वीडियो थोड़ा पीछे कर लेना। इंपॉर्टेंट जस्ट आपने याद रखना है कौन सी रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, इससे ज़्यादा इसमें याद करने वाला कुछ था नहीं, तो इतना ही आप याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड अ बुद्धिस्ट मिशनरी इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। आपको कुछ भी नहीं आता होता ना, आपको पता है यार बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अशोका का बहुत बड़ा हाथ है, तो तब भी आप अशोका लगा देते। आपको नहीं भी पता होता कि कौन सा कश्मीर में आया था, बट इतना तो पता है ना बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अशोका का मेन रोल है। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए बुद्धिज्म के स्प्रेड के साथ, बिना सोचे समझे अशोका लगा देना, 99% चांस है आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द प्लेस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। सेफ्रॉन, पंपोर, पंपोर को सेफ्रॉन टाउन भी कहते हैं, भाई ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कैलिको पेंटिंग जो है सांबा की, कितनी बार बताया यार। नो योर डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू सेशन मैंने आपका लाया था, उसमें मैंने आपको सारी रिवाइज करवाई थी, तो वो देख लेना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। सफायर माइंस बोल रहा है हाईगम बारामूला, मुझे नहीं पता हाईगम बारामूला में होती है कि नहीं, इसको रखते हैं। कोयला जो है कालाकोट रजौरी में, ये मुझे पता है, कोयला कालाकोट रजौरी में, इसका मतलब सफायर माइंस का देखना है, इसमें थोड़ा डाउट है। कितनी बार मैंने आपको बताया, पाडर अभी मचेल यात्रा भी चल रही है ना, पाडर जो है, पाडर रीजन कहाँ पर है, किश्तवाड़ का पाडर रीजन जो है वहाँ पर सफायर माइंस पाई जाती हैं, ठीक है। मचेल माता इसलिए यात्रा बता दी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही ना आ जाए आपको, और आपको पता ही ना हो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। तो मचेल यात्रा भी वहीं पर होती है। तो सफायर माइंस जो पाडर रीजन जो है वहाँ पर सफायर की बड़ी बड़ी माइंस हैं, तो ये पाडर रीजन के साथ किश्तवाड़ के साथ एसोसिएटेड है, ये आप याद करोगे, ठीक है। फ्लोरा एंड फना ऑफ जम्मू कश्मीर, उस लेक्चर में सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारा कुछ कवर करवाया था आपको। पूछा है लिम्बर, लच्छीपुरा बताया था ना कहाँ पर, बारामूला में, ये करेक्ट है। टाटाकुटी बताया था, अगली बार पूछ सकता है, पुंछ में थी, ठीक है। आपको मैंने ना गवर्नमेंट साइट का एक वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी शेयर करा था, पीडीएफ भी शेयर करी थी। हीरपुरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां में है। थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा है अनंतनाग में, नहीं, थजवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गांधरबल में। कहाँ पर है, गांधर। इसका दूसरा नाम है बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है, बाल्टल। थजवास का ही बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, अनंतनाग में नहीं है, ये कहाँ पर है, गांधरबल में। नॉट ही पूछा था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड। ये बुक किसने लिखी है, ये याद कर लो, ये कश्मीर के साथ बुक एसोसिएटेड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बुक लिखी है इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मारूफ राजा ने, ठीक है। मारूफ रजा ने मिलकर ये जो है ये बुक लिखी है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड, तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। तो जम्मू कश्मीर स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्री करण सिंह, श्री गुलाम मोहम्मद सादिक, श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो कौन थे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, श्री गुलाम मोहम्मद सादिक। अब आप कंफ्यूज किस में होते हो, देखो अगर पूछेगा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट पीएम जेके के, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले पीएम कौन से थे, तो आप लगाओगे मेहर चंद महाजन, ठीक है, मेहर चंद महाजन, ये करेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पूछेगा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, गुलाम मोहम्मद सादिक। अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जम्मू कश्मीर का, गवर्नर पूछा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं पूछा, फर्स्ट गवर्नर आप लगाओगे डॉक्टर करण सिंह। कौन लगाओगे, डॉक्टर करण सिंह। अगर पूछोगे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कब आए थे, 2070 के टूटने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर आपको पूछे एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आप सबको पता है मनोज सिन्हा भी प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रामनगर फोर्ट बिलीव टू हैव बीन बिल्ड बाय राजा सुचेत सिंह इज सिचुएटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट। देखो ये नो योर डिस्ट्रिक्ट में, अब इतना मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यार। रामनगर फोर्ट जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बता दो एक बार, एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दो, एक दो क्वेश्चन आप भी तो करो। वीडियो पॉज करना और अभी इसका आंसर देना। आता है आप सबको, मुझे पता है, बट आंसर आप नहीं दोगे क्योंकि आप प्रो मानते हो ना खुद को, क्यों लिखेंगे हम, बट प्रो नहीं बनो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, मुझे भी लगे कि आप लोग भी सिंसियरिटी से पढ़ते हो, ऐसे हवा में नहीं चल रही हैं चीज़ें। 19 क्वेश्चन देखो, डैश लेक इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल माउंटेन रेंज इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ
जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कौन सी लेक है जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज में है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, कोसरनाग, गड़सर, डल लेक या किशनसर लेक? कौन सी लेक है? कोसरनाग लेक। कोसरनाग लेक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में, ठीक है। गड़सर लेक का यमसर लेक, दूसरा नाम बताया था ना आपको, कौन सी लेक है, इसका नाम है दूसरा नाम यमसर लेक। कहाँ पर थी? गांधरबल में थी। गांधरबल आपकी बहुत सारी लेक है, उनमें एक थी गड़सर लेक, ठीक है। किशनसर लेक भी कहाँ पर है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में था, ये भी आपको बताया था। डल लेक कहाँ पर है? डल लेक श्रीनगर में है, डल लेक श्रीनगर में है। डल लेक जो है आपकी श्रीनगर, इसके 4 बेसिन हैं, ये याद कर लो, ये बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। डल लेक जो श्रीनगर में है ना, इसके 4 बेसिन हैं। कौन कौन से? एक है गगरीबल, कौन सा? गगरीबल। एक है लोकुत दल, लोकुत दल। एक है बोध दल, बोध दल, जिसको बुद्धल भी कहते हो आप, ठीक है। और एक है नगीन लेक। नगीन लेक थोड़ी इंडिपेंडेंट मानी जाती है इनसे, इसको इंडिपेंडेंट लेक भी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये 4 बेसिन है डल लेक के, गगरीबल, लोकुत दल, बुद्धल एंड नगीन लेक। और उनमें से यहाँ पर 2 आइलैंड भी हैं। लोकुत दल जो बेसिन है ना, इसमें जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है रूपालंक, इसका क्या नाम है? रूपालंक। और बोधुल में कौन सा है? सोनालंक। कौन सा है? सोनालंक, सोनालंक। तो ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे वुलर में कौन सा है? जैनालंक, जैनुल आबिदीन ने जो बनाया, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर को देख लेना, ये सारे डाउट्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। 20th क्वेश्चन, डैश डांस फॉर्म is generally performed after all rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home। जब वाइफ को अपना पेरेंटल होम छोड़ना होता है, आर्ट एंड कल्चर जम्मू कश्मीर में पढ़ाया हुआ है आपको, तो तब जो बेसिकली डांस फॉर्म चलती है उसको क्या बोलते हैं? विगी नचून, दुम्हेल, कुद, रूफ। रूफ तो आपको पता है कश्मीरी गर्ल्स जो हैं करती हैं। कुद तो आपको पता है ये लोक देवता के लिए होता है जो जम्मू रीजन में, ठीक है। दुम्हेल भी आपको पता है। वेगी न्यूचन है, ये कौन सा है? वेगी न्यूचन। तो वेगी न्यूचन में क्या होता है बेसिकली कि रिचुअल्स वेडिंग के बाद जो ब्राइड अपने पेरेंटल होम को छोड़ रही होती है, जो डांस फॉर्म किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वेगी नचून। तो ये पॉइंट आप याद करो, कश्मीर वैली में ये चलता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर वाली वीडियो में आपको ये सब मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन हो गए, मतलब हाफ ऑफ द लेक्चर इज डन। 30 मिनट हमने पढ़ लिया, अब 2 मिनट बात करेंगे ताकि दिमाग आपका भी थोड़ा फ्रेश हो, क्योंकि इतना लोड है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कमेंट सेक्शन कभी कभी देखता हूँ, तो ये कमेंट आया होता, सर इतना पढ़ाते हो, फिर बोलते हो सभी इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करें? कोई ऑप्शन नहीं है यार, याद तो करना पड़ेगा आपको। हम फिल्टर है होता है ना, एक जैसे फिल्टर काम किया तो छान के देना। अभी मैं आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें छान के देता हूँ जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होते हैं। अब उसके बाद भी अगर आप बोलोगे याद नहीं होंगी तो फिर मुश्किल है काम, तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ डैट, आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, कुछ नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतने सीरियस मत हो जाना, बट हाँ लेसन है उसमें। देखो कुछ नहीं, पिछले दिनों में मेरे घर पे कुछ काम भी लगा था। वट आई फील, मतलब मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। तो एक दिन मतलब लेंटर स्लैब पड़ रहा था, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में स्लैब, लेंटर जो है वो डाल रहे थे। उसमें क्या था, एक चीज़ आती है वाइब्रेटर, ठीक है, वाइब्रेटर। आप लोग शहरी हो ना, आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ा है, अर्बन पर्सन है ना आप। तो वाइब्रेटर जो होता है उसमें बेसिकली होता है कि जब भी हम, जैसे वायु को लेंटर पड़ा है, उसमें एक बीम होती है यहाँ पे, उसको जब हम भरते हैं तो वाइब्रेटर के थ्रू वो जो हमारा जो भी हम उसमें डाल रहे होते हैं कंक्रीट वगैरह, वो अच्छे से नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेटर, ठीक है। वो मिस्त्री वाइब्रेटर नहीं ला पाया तो मुझे वो वाइब्रेटर वाला काम खुद करना पड़ा, थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ी। वट आई फील एट दैट वेरी डे, मेरे साथ मतलब बहुत सारे मजदूर भी काम कर रहे थे उस दिन। मेरे को पता ही नहीं चला मैं शाम को कैसे सो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं इतना थका हुआ था, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब 6 घंटे में तो लेंटर कंप्लीट हो गया था, बट मैं इतना थक गया, फिजिकली इतना ड्रेन हो गया कि रात को मुझे पता ही नहीं चला नींद कब पड़ी मुझे, और मेरी अच्छे से 9 घंटे 8-9 घंटे नींद पूरी हुई। बट एट दैट डे व्हाट आई रियलाइज्ड, पढ़ाई सबसे ईजी है भाई। आप लोगों को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है ना, सर कैसे पढ़े, नहीं पता चल रहा, ये फैसिलिटी नहीं है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है। भाई 5 दिन जब ऐसा आता है ना मेरे साथ, मतलब शर्त लगा लो, जो मैं बोलूँगा वो 5 दिन कर लेना, आपको किताबें अच्छी लगने। 5 दिन मजदूरी कर लो, 5 दिन उतरो मजदूरी करो, या घर में करो कहीं करो, 5 दिन मजदूरी करके देख लो। अगर 6ठे दिन आपको किताबें नहीं अच्छी लगने लगी ना, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। सो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली आप लोग अभी अपना अगर टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, आज के 15 साल के बाद जो आपको करना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि उस काम में आपकी, देखो अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या तुम जब जॉब लोगे, हमें पता है हमारी एक फिक्स सैलरी हमें महीने के बाद आ जाने, हमें एक ऑफिस में बैठना, ऑफिस में कंप्यूटर में कितना काम होगा, जो भी काम होगा, पेन पेपर जो भी होगा, इतना हेक्टिक नहीं होता है, और एक अच्छी सैलरी हमें मिल जाती है।
तो अगर आप अभी अपना एक एक मिनट, प्रीशियस मिनट अच्छे से यूटिलाइज करते हो पढ़ाई में, और पढ़ाई से भागो मत, एक्सक्यूजेज मत बनाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये सब यहीं पर रह जाना। अभी फिर फैमिली सपोर्ट करिए, आने वाले 5 साल के बाद ना फैमिली ने सपोर्ट करना है, रिश्तेदार तो वैसे ही नहीं करते, बातें ही करते हैं, दोस्त भी थोड़े टाइम तक करते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। ये चीज़ जस्ट मैं आपके इसीलिए शेयर करना चाहता था कि मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि पढ़ाई इज़ वेरी ईजी जब आप इसको कंपेयर करोगे बाकी चीज़ों के साथ। ठीक है सर, बहुत गप्पें होगी, स्टार्ट करते लेक्चर। ये तो हम पेरेंट्स से सुनते ही आ रहे हैं भाषण बचपन से, बट दीज भाषण आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 21st क्वेश्चन इज अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड एज। देखो एक वेट गीला स्वैम्पी रीजन जो होता है ना, स्वैम्पी रीजन जो है जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह लग जाते हैं कई बार, तो उसको क्या बोलते हैं? बाबर रीजन, खादर, तेराई या कंकर। ठीक है, तो वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन को क्या बोलते हैं? देखो तेराई रीजन होता है। मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से, आपको अगर नहीं समझ आता हो सुनो ध्यान से। देखो हमारी जो एलुवियल साइल है, ध्यान से सुनना, एलुवियल साइल जो होती है, जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है, वो हिमालयन रीजन में पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में। अब इसको 4 जियोलॉजिकल इसकी हमने डिवीजन करी हुई। एक रीजन होता है बाबर, एक होता है खादर, एक होता है तेराई और एक होता है कंकर। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बाबर रीजन पता कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक माउंटेन है ना, माउंटेन के साथ नीचे वाला जो 8 से 16 किलोमीटर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं बाबर रीजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाबर रीजन। ये फर्टाइल नहीं होता, ये मतलब कल्टीवेशन के लिए अच्छा रीजन नहीं है बाबर रीजन। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, बाबर के साउथ में, बाबर के इसी बाबर रीजन के साउथ में जो होता है, कुछ ऐसा रीजन होता है जो वेट होता है, स्वैम्पी होता है, ठीक है, मार्शी सा रीजन होता है जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह लगते हैं, इसको बोलते हैं तराई रीजन। ये आपको समझ आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, खादर और, ध्यान से सुनना, एक खादर होता है, एक होता है भांगर। क्या होता है? खादर और बांगर। बांगर में ही जो बेसिकली खादर और बांगर है ना, जो हमारा बांगर रीजन होता है ना, बेसिकली उसमें ही ये कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है? बांगर होता है हमारा पुराना एलुवियम, ओल्ड एलुवियम, जो पुरानी एलुवियल सॉइल जहाँ पर इकट्ठी होती है ना, पुराने वाली, वो होता है बांगर रीजन। और जो हमारा खादर रीजन होता है वहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल होती है, न्यू एलुवियल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इतना आप याद कर लेना। सर कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं है। एलुवियल सॉइल जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, ये ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव है, बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल की डिपोजिशन के बेसिस में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तराई रीजन समझ लो एक गीला सा रीजन जहाँ पर पेड़ पूड़ लगे होते हैं। ठीक है, मतलब बाबर रीजन के नीचे ही होता है, इसको बोलते हैं तराई, मतलब गीला सा और फाइन कलर का एलुवियम होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। बाबर रीजन कौन सा होता है? जो पहाड़ों के नीचे वाला 8 से 10 किलोमीटर का रीजन होता है जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं हमारा बाबर रीजन। उसके आते हैं हमारे पास खादर एंड बांगर। बांगर जो होता है पुराना जो एलुवियल इकट्ठा है, ये भी फर्टाइल होता है बट इतना नहीं होता है। उससे भी फर्टाइल कौन सा होता है? खादर रीजन। बाबर रीजन में कंकर नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा बांगर रीजन होता है। ये पॉइंट से आप याद कर सकते हो। बाबर एंड बांगर आर डिफरेंट, ये भी याद कर लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? इनमें से कौन सी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सोन पढ़ाया था भाई, गंगा रिवर सिस्टम नीचे से सोन आ रही है, गोमती ऊपर से आ रही है, यमुना इधर से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, ये भी पढ़ाया था। इंद्रावती तो नहीं बताया आपको, तो इंद्रावती इसका करेक्ट आंसर है। इंद्रावती बेसिकली गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि रिवर गंगा की। गंगा रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ाया हुआ है यार, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयज एंड शिवालिक्स आर नोन है। ठीक है, ग्रेट, मिडल जिसी को लेसर बोलते हैं, और हमारे आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है? भाई इधर तो पीर पंजाल पाई जाती है आपकी, इनके बीच में क्या पाया जाता है? दिहांग, दून्स, पटकाई बूम या कांगड़ा। भाई दून्स पाए जाते हैं ना, देहरादून, कोटली दून, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला देहरादून, उत्तराखंड वाला, तो दून्स पाए जाते हैं हमारे शिवालिक्स और हमारे मिडल हिमालयस के बीच में। ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द वर्क फील्ड ऑफ जीवानंदा दास, पॉपुलरली नोन एज रूपाशी बंगलार काबी? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जो हमें नहीं आते, ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना होता है। अब आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता होगा कि जीवानंदा दास जो हैं, जिनको रूपाशी बांगलार काबी कहते हैं। देखो मुझे भी नहीं पता था ये क्वेश्चन, जब मैंने फ्रेम किया मुझे भी नहीं पता था। ये पॉलिटिशियन है, सोशल सर्विस से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, म्यूजिशियन से। बेसिकली ये लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ये बंगाली लैंग्वेज में लिखते हैं। बट ये एक PYQ था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके पेपर में डाल दूँ, क्या पता होता है एग्जाम में आ जाए, रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब आए तो इनको छोड़ना इज़ बेटर, एक क्वेश्चन छोड़ने से आपका पेपर नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। वेयर इज हुमायूं टॉम अ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट लोकेटेड? हुमायूं टॉम कहाँ पर है? देखो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, इस वीडियो में ये सारा कुछ मिल जाएगा। हुमायूं टॉम कहाँ पर है, किसने बनाया, ताजमहल, ये वो सारा जो है हम कवर करवा दिया वो है मैंने उस वीडियो में। ठीक है, हुमायूं टॉम कहाँ पर है? हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली में, सबको पता है। हुमायूं की जो वाइफ थी बेगा बेगम, ठीक है,
जिसको हाजी बेगम भी कहते हैं, उन्होंने उसकी याद में इसको बनाया गया था, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इमॉर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। गलत। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है हमारा वंदे मातरम। ये पॉइंट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जब डेमोग्राफी वाला टॉपिक पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कौन से डिकेड में, एक डिकेड है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है। नेगेटिव ग्रोथ कौन से डिकेड में हुई थी? 1911 से 21 वाले पीरियड में हुई थी। ठीक है, 21 के बाद बढ़ना शुरू हो गया, 25 के बाद तो एक्सप्लोजन ही हो गया था पॉपुलेशन का, तो 25 के बाद नहीं, सॉरी 51 के बाद। ठीक है, 21 के बाद बढ़ना शुरू हो गया था, 51 के बाद तो एक्सप्लोजन ही हो गया था। ये हमने पॉपुलेशन जो ग्रोथ वाली जो थीरीज पढ़ी थी उसमें ये मैंने आपको पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की कैपिटल, यूक्रेन रशिया वॉर है, इसी तरह इसराइल वाला इशू चलता रहता है, तो बेसिकली इनकी कैपिटल पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन की कैपिटल कौन सी है? यूक्रेन की कैपिटल हम सबको पता है कीव है यूक्रेन की कैपिटल। जेरूसलम किसकी कैपिटल है? यहाँ पर कंफ्यूजन है। जेरूसलम देखो माना जाता है अभी तक जो चलता है इजराइल एज वेल एज पैलेस्तीन। ठीक है, पैलेस्तीन, ये दोनों इनका आपको पता है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इन दोनों की कैपिटल कौन सी है? जेरूसलम है। ठीक है, इजराइल की भी और पैलेस्तीन की भी। मॉस्को जो है रशिया की कैपिटल है, और बेरूत किसकी है? ये इजराइल के बाद लेबनान जो देश है इसकी कैपिटल क्या है? बेरूत है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, देखो यहाँ पे पढ़ाया था आपको, ये नॉर्थ है, ये सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, ये ऐसे मैप बना के बताया हुआ है आपको सारी रेलवे जोन। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है हमारी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इलाहाबाद। सिकंदराबाद तो नीचे पड़ जाता है यार, न्यू दिल्ली भी नहीं है, हुबली भी नहीं है, हुबली तो ईस्ट में पड़ जाता है, तो कौन है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ, आप रेलवे जोन्स वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एट विच प्लेस यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? ये दिमाग वाला क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन कोई पढ़ने वाला नहीं होता, अपना दिमाग यूज़ करो यार। दिसंबर महीने की बात है, ठीक है, दिसंबर महीने का, ये हमारा इक्वेटर है। सूर्य देव जो है गर्मियों में ऊपर आते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे जाते हैं, सर्दियों में वो नीचे जा रहे होते हैं। तो भाई सर्दियों में सनलाइट मैक्सिमम कहाँ पड़ेगी? नीचे वाले एरिया में। दिसंबर की बात हो रही है, पुणे तो ऊपर है महाराष्ट्र में, ले तो बिल्कुल ऊपर है, कोलकाता भी ऊपर है, तो कन्याकुमारी सबसे लास्ट में, तो कन्याकुमारी में ही पड़ेगी ना सनलाइट मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि साउथवर्ड मूवमेंट होती है सन की दिसंबर के टाइम में, सर्दियों में, और गर्मियों में नॉर्थवर्ड, इसलिए गर्मियाँ बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग से करना था अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। भाई ये वर्ड्स देखो, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर है? मणिपुर में है। कौन सी लेक में है? लोकतक लेक में है। ठीक है, ये हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमने लेक्स पे ये सारा कवर किया हुआ है। जो पढ़ा हुआ है मानसबल लेक, डीपेस्ट लेक है। लोनार लेक जो है वो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, याद आ रहा होगा, क्रेटर बना था मिट्रॉइड गिरने की वजह से। गोविंद सागर लेक जो है, आप मुझे बताओ ये कहाँ पर है? ये कमेंट सेक्शन में बताओ गोविंद सागर लेक कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू प्रोब द। हंटर कमीशन किसके बाद आया गया था? किस इंसिडेंट के बाद हंटर कमीशन लाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। चोरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग, खिलाफत या ककोरी कॉन्स्पिरेसी। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जब हुई थी उसके बाद आया था। कई बार ना आपको क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है। जलियांवाला बाग मैसेकर आप सबको पता है ना, जनरल डायर, जनरल डायर वाला, 13 अप्रैल 1990, हिस्ट्री में सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तब हुआ था। ठीक है, चोरी चौरा इंसिडेंट आपको पता है 4 फरवरी 1922 में हुआ था, जब 22 पुलिस मैंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दी थी। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन इकट्ठे ही शुरू हुए थे, इकट्ठे 1919 में खिलाफत स्टार्ट हो गई थी। 9 अगस्त तो 1919 नवंबर में स्टार्ट हुई थी, और 1920 में आपकी नॉन कॉपरेशन शुरू हो गई थी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या? वही काकोरी रॉबरी केस जिसमें ट्रेन को चुराया था, सामान वगैरह चुराया था, 1925 में हुई थी। इसमें याद कर लेना 2 फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये याद कर लेना, राम से याद कर लेना, और अशफाकुल्ला खान, किससे याद कर लेना? अशफाकुल्ला खान। ठीक है, ये 2 नाम याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर, रावी रिवर इज। रावी रिवर का पुराना बहुत बार पढ़ाया हुआ है, रावी का, तवी का, झेलम का, ठीक है, चेनाब का, अस्किनी, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। तो रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है? सूर्यपुत्री, वितास्ता, विपास या पारुषणी। तो क्या है? पारुषणी। सूर्यपुत्री किसका है? तवी का। किसका? तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये पूछता है एग्जाम में, तब कंफ्यूज मत हो जाना, रावी ब्यास की, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। वितास्ता, वितास्ता किसकी है? किसका एंशिएंट नेम है? झेलम का। ठीक है, लोकल इसको वेद कहते हैं। ठीक है, विपास किसका नाम है? विपास, ब्यास, तो ब्यास का नाम है। ठीक है, ये भी आप याद कर लोगे। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई, इसलिए मैं तेज तेज पढ़ा रहा। अब आप बोलोगे कि इस टाइम भी मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 5-6 क्वेश्चन रह गए, अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ो।
ऐसे ही लेक्चर आएंगे। अब जैसे इस पोर्शन का आया वैसे बाकी पोर्शन के भी आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द प्रोजेक्ट हैंगुल लॉन्च? प्रोजेक्ट हैंगुल कहाँ पर लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? जम्मू कश्मीर में ही होगा। हैंगुल यूटी एनिमल है हमारा। 1973, 70, 1980, 1986 कब लॉन्च हुआ था? 1970 में, ठीक है। यूटी एनिमल है हमारा हैंगुल। यूटी बर्ड हमारा खलीज फीसेंट है, याद कर लेना, ये आप सबको पता है खलीज फीसेंट है। अब नहीं वहाँ पर लगा देना कि ब्लैक नेट करें। और यूटी ट्री हमारा चिनार है। कौन सा है? चिनार, ठीक है, ये भी आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। होमवर्क देने ना 2 क्वेश्चन, पहले सेक्शन में भी 20 में से 1 क्वेश्चन होमवर्क दिया, आप सेकंड सेक्शन में दे रहा हूँ कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर के। विच कंट्री रिसीव 9 टन ऑफ मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट इज हेल्थ क्राइसिस? तो अपने हेल्थ, ये करंट का न्यू क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री को 9 टन जो है मेडिकल सप्लाई इंडिया ने भेजी उनके हेल्थ क्राइसिस को कंट्रोल करने में? कहाँ पर हेल्थ क्राइसिस है? हेती में यार, हेती में कॉलरा वगैरह चल रहा है। हेती में वो अभी पीछे वॉल्केनो फ्लड्स वगैरह ये वाली कंडीशन भी हुई थी, तो हेती वाले रीजन में कॉलरा चल रहा है, मॉल न्यूट्रिशन, बच्चों में चिल्ड्रन स्टंटिंग वगैरह वाली बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पर इंडिया ने हेल्थ में सपोर्ट दी थी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फोर्ट लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट? तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? बाहू फोर्ट यार। डनीदार फोर्ट रजौरी में है, चिंगस फोर्ट रजौरी में है, हरी पर, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछे गए बहुत बार। डनीदार फोर्ट मियाँ हत्तू वाला, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट कहाँ पर है? कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर में है, आपको पता है। बेंथे सॉन्ग, बेंथे सांग गुज्जर बकरवाल्स का, ठीक है ना। बेंथे सॉन्ग जो है इंपॉर्टेंट है। अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स गुज्जर एंड बकरवाल। रिसेंट जो एसटी अमेंडमेंट हुई है उसमें कौन कौन सी ट्राइब जो है इंक्लूड हुई है, याद करें। पार्डरी है, जैसे पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, ऐसे 1-2 और टाइप्स हैं, ये देख के जाना एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट मिड ऑफ जीसस आर युस्मग? किसकी बात हो रही है? युस्मग। यहाँ से याद कर लो, युस्मग का दूसरा नाम है मिड ऑफ जीसस। इसलिए तो बोलता हूँ मॉक टेस्ट ले लिया करो, क्वेश्चन पढ़ के ही काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, ठीक है। इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ग्रीन पैस्चर? तो ये युस्मग जो है बेसिकली मिड ऑफ जीसस जिसे कहते हैं, ये पूछा कहाँ पर है? अनंतनाग में है, गांधरबल में है, बुडगाम में है, डोडा में। पढ़ाया हुआ कहाँ पर है? बुडगाम में। कहाँ पर है? बुडगाम में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज which tunnel will provide the all weather connectivity on NH1 between कश्मीर वैली एंड लद्दाख प्लेट्यू? ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आपको मैंने अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन में टनल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बट एक चीज़ आप ज़रूर करना, आज इसके आंसर यहाँ पे डाल दिए, PDF तो मैं शेयर कर लूँगा, इसको तो छोड़ो। पटवारी के अगर बच्चे जिन्होंने OMR बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी हुई है, आपको पता चल जाए कैसे देना है। बट जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट वाले तो आप मॉक मत ही देना, यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है कि ऐसे वाले सेशन बाकी स्ट्रीम्स के आने चाहिए, अदरवाइज़ आप मुझे बता देना, नहीं चाहिए तो मैं आगे स्टार्ट करूँ। बाकी क्लासेस भी मैंने लेनी है, जैसे कांस्टेबल वगैरह हो गया, उनके भी स्टार्ट करना है हमने, अभी फॉरेस्टर का भी है। तो अगर आपको चाहिए कि इसके रिलेटेड अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट पटवारी के एग्ज़ाम हैं, तो आपको उनके जैसे जूनियर असिस्टेंट का पटवारी का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, तो उनके पोर्शन के रिलेटेड ऐसे ही मैं जो मॉक के क्वेश्चन उनके बेसिस में एक सेशन लाने की कोशिश करूं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपकी जितनी कमेंट सेक्शन में डिमांड होगी उसके बेसिस में आपके लिए लेक्चर हाजिर होगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सेकंड थिंग इज़ दैट आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह सब हम वहीं पर शेयर करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अगर आपको ये पसंद आ रहा है इनिशिएटिव तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।